हाँ, तो लास्ट क्लास में हम क्या देख रहे थे? लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे आइडियल फ्रूट के प्रॉपर्टी के लिए बात कर रहे थे ना। आइडियल फ्रूट की प्रॉपर्टी के लिए हम बात कर रहे थे कि आइडियल फ्रूट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है ना भाई। मतलब में बात हो रही थी हमारे कि फ्रूट के क्लासिफिकेशन पे बात कर रहे थे हम। फ्रूट क्या होता है कि मैं इसके बता चुका था कि फ्रूट की डिफिनेशन क्या है। अब तक कि आप जान चुके हैं कि फ्रूट क्या है, मैटर की कौन सी स्टेट है, राइट। उसके बाद मैं आपके क्लासिफिकेशन की बात कर रहा था, फ्रूट के टाइप की बात कर रहा था, जिसमें मैंने बोला था कि आइडियल फ्रूट क्या है, राइट। और एक बोला था रियल फ्रूट। आइडियल फ्रूट और रियल फ्रूट क्या होते हैं, उसमें मैं आइडियल फ्रूट को समझ रहा था कि आइडियल फ्रूट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, बात कर रहा था। जिसमें मैंने पहली बात बोला था कि आइडियल फ्रूट नेचर में नहीं पाया जाता, ये तो बात किया था। हमारे सराउंडिंग में एक फ्रूट आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल फ्रूट है, एक काल्पनिक तरल है, इमेजिनरी फ्रूट है, ये तो बोला मैंने। और मैंने बोला था कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अंतर आणविक बल जो होता है आदर्श तरल के अणुओं के बीच में, वो क्या होता है? जीरो होता है। मैंने बोला था कि ससंजन बल का मान जो होता है आदर्श तरल में, वो क्या होता है? जीरो होता है। सभी ऑनलाइन तो सबको भाई साहब गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये था आपसे, तो एक चीज मैंने देखा थी, ससंजन बल का मान देखा था कि आदर्श तरल में क्या होता है। और मैंने कहा था यही जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, उसी की वजह से क्या होता है कि किसी भी फ्लूइड के अंदर जो प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसी की वजह से क्या होती है? एराइज होती है। मतलब अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम अच्छे से समझ लेते हैं, तो हमको जो फ्लूइड के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है, चाहे वो विस्कोसिटी की बात करें, चाहे काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करें, या कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, आप सरफेस टेंशन की बात करें, समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो दूसरी बात मैंने बताया था कि आदर्श तरल में जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है? जीरो होती है। मतलब द वैल्यू ऑफ द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जो होता है आदर्श तरल में क्या बोला था? जीरो होता था। अब हम इसी को समझ रहे थे कि विस्कोसिटी आखिर में एराइज क्यों, आखिर में तरल में विस्कोसिटी आती क्यों है ना। तो मैंने देखा था कि द्रव में बात किया था कि तरल में दोनों चीजें आ जाएंगी, द्रव और गैस आ जाएगी। तो मैं पहले द्रव के लिए बात कर रहा था, और द्रव में बोला था कि जो श्यानता का जो कारण है वो कौन है भाई साहब? कोहेसिव फोर्स है। कौन है? ससंजन बल। और साथ साथ उनके बीच में होने वाली सापेक्ष गति। मैंने कहा था कि द्रव अगर कहीं मोशन में है या द्रव कहीं फ्लो कर रहा है, तो अगर उनके अणुओं के बीच में सापेक्ष गति होती है, क्या होती है? सापेक्ष गति। मतलब उनके गतियों का अगर अंतर है, तो एक अणु दूसरे अणु की सापेक्ष गति का क्या करता है? विरोध करता है। और विरोध होने के लिए उत्तरदायी है कौन? उसके अंदर लगने वाला ससंजन बल। तो ससंजन बल की वजह से क्या होता था? वहां पे फ्लो में क्या आता था? रेजिस्टेंस आता था। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल की सापेक्ष गति का क्या करता था? विरोध करता था। द्रव का यही जो गुण है, इसी को हम क्या बोलते थे? श्यानता। और विरोधी बल जो था, उस विरोधी बल को हम श्यान बल या घर्षण बल के नाम से जानते थे, या उसको कहा जाता था इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, आंतरिक विरोधी या आंतरिक प्रतिरोधी बल, राइट। आइए देखते हैं। आवाज सही नहीं आ रही? 1 मिनट बोलना, बताइएगा आवाज। चलिए चलते हैं भाई। तो मैं बात कर रहा था आदर्श तरल में, कहा था कि विस्कोसिटी क्या होती है डियर? विस्कोसिटी जीरो, ठीक। विस्कोसिटी क्या होती है? जीरो। देखो यार, एक चीज हमेशा याद रखना, विस्कोसिटी जीरो होने का मतलब है कि वहां पर विस्कस फोर्स जीरो। क्या है? श्यान बल जीरो। विस्कोसिटी जीरो होने का मतलब वहां पर श्यान बल क्या है? जीरो, ठीक। तो ध्यान रखना, विस्कोसिटी जीरो होने का मतलब ये है, विस्कोसिटी जीरो होने का मतलब है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, क्या? आंतरिक प्रतिरोधी बल। आंतरिक प्रतिरोधी बल का मान क्या है? जीरो। और यही जो आंतरिक प्रतिरोधी बल है, 19-20 करोड़, परेशान ना हो बाबू, क्लियर हो जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, अगर हम हैं तो क्लियर होगा। आए, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, इसी को क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को हम क्या बोलेंगे? प्रतिरोधी बल या विरोधी बल, श्यान बल। तो अगर कहा जाता है कि विस्कोसिटी जीरो है, इसका मतलब है कि वहां पर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या है? जीरो है। मतलब प्रवाह में किसी भी प्रकार का बाधा आंतरिक रूप से उत्पन्न नहीं हो रहा है, विस्कस फोर्स जीरो। मतलब आप कह सकते हैं कि नो रेजिस्टेंस,
नो रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है, आसानी से फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। आइए देखते हैं दूसरी बात। यहां पर एक और टर्म बताएंगे आपको, शियर स्ट्रेस का भी मान क्या रहेगा, 0। चलिए, तो मैंने आपसे बोला कि अगर कोई दो लेयर्स हैं, अगर इन दोनों लेयर्स की गतियों में अंतर है, वेग अलग है, और ये लेयर इस पे कोई विरोधी बल मान लीजिए नहीं लगा रही, देयर इज नो रेजिस्टिंग फोर्स, अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टिंग फोर्स नहीं है, प्लीज सी ऑन द बोर्ड, अगर यहाँ पर रेजिस्टिंग फोर्स नहीं है, ये लेयर इसका विरोधी नहीं कर रही, ये लेयर इसका विरोधी नहीं कर रही, इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या है, 0। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इस एरिया के क्या है, स्पर्शी है, मैं यही तो पढ़ा हूं। अगर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एरिया की स्पर्शी है तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उसको हम शियर स्ट्रेस बोलते हैं, राइट। इतनी सी बात तो आपको क्लियर है। तो हम कह सकते हैं शियर स्ट्रेस क्या होगा, 0। ठीक है भाई, शियर स्ट्रेस क्या होगा, 0। तो मैंने एक चीज कहा कि विस्कोसिटी 0 होने का मतलब, अगर कोई पूछता है कि यार विस्कोसिटी 0 है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या है, ठीक, या वहां पर विस्कस फोर्स विरोधी बल क्या है, 0। वहां पर किसी भी प्रवाह में बाधा नहीं उत्पन्न हो रही, मतलब ये हुआ वहां पर शियर स्ट्रेस का मान 0। क्लियर होगी, विस्कोसिटी 0 होने का मतलब क्या है, समझ में ना। आगे ओके, आगे एक बात और इंपॉर्टेंट मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि जो आइडियल फ्लूइड होता है, जो आइडियल फ्लूइड है, उसमें आपको मैंने बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल का मान क्या होता है, याद रखना। अगर इंटरनल मॉलिक्यूलर, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 0 है, इसका मतलब कोहेशन 0 है, क्या है 0, ससंजन 0, डियर कोहेसिव फोर्स क्या है, 0। और अगर कोहेशन 0 है तो याद रखना कि उसके अंदर जब दोस्ती है ही नहीं, जब दोस्ती हम किसी से कर ही नहीं रहे, ना हम किसी से मिल रहे हैं, ना हम किसी से टकरा रहे हैं, तो पक्की बात है हमारे अंदर किसी के मोशन का अपोज करने का गुण होगा ही। सही बात है ना यार। कहने का अगर एक चीज है, मैं मान लू मैं किसी से मिलता ही नहीं, हमेशा बच के चलता हूं, हम किसी से टकराते ही नहीं, ना हमारी किसी से दोस्ती है, तो डेफिनेटली हमारे अंदर कभी किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं है। हम उसे कोई मतलब है नहीं, सामने वाला क्या रहा हमसे क्या मतलब है यार, हम किसी से मिलेंगे तब तो जानेंगे क्या हालत है उसकी, हमसे आगे जा रहा है कि क्या है, पीछे जा रहा है। तो जब हमारा किसी से किसी भी प्रकार का लगाव है ही नहीं, देयर इज नो इंटरेक्शन, कोई दोस्ती नहीं, तो पक्की बात आप कह सकते हो कि हमारे अंदर ईर्ष्या का थोड़ा भी सा भी गुण नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना। इसका मतलब है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है तो शांता का गुण नहीं होगा। कोई भी अंक, कितना अंक देना चाहोगे आप, 0। भाई मेरे अंदर शांता का गुण ही नहीं, तो अंक कितना दोगे, 0। सीधी सी बात। जैसे कोई बच्चा पढ़ने में तेजी नहीं, टेस्ट होगा तो क्या नंबर पाएगा, 0 पाएगा ना। पढ़ने में भाई नहीं, गधा है। आप लोगों को बैठा के और एक रिक्शा वाले को भी साथ में बैठा के टेस्ट ले लिया जाए सिविल इंजीनियरिंग का, तो सिविल इंजीनियरिंग के नॉलेज का जो गुण है आप लोगों में तो है, लेकिन उसका नंबर 0 आ जाएगा। उसके अंदर क्या है, गुण है ही नहीं, थोड़ा भी नॉलेज नहीं ना। वही बात यहां भी, तो हम ये कह सकते हैं, सीधी सी बात आपसे कह सकते हैं कि भाई जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, श्यानता का गुणांक कितना होगा, मैं 0। इसके अंदर जो गुण का अंक होगा वो कितना अंक देना चाहोगे, क्योंकि ये विरोध करता ही नहीं, चाहे मोशन में हो चाहे रेस्ट में हो, कुछ भी अवस्था में, क्योंकि इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, 0। जो आइडियल फ्लूइड होते हैं, ध्यान रखना अगली बात, इनके अंदर एक अगली बात इंपॉर्टेंट है, आइडियल फ्लूइड जो है ये कोलाइड ही नहीं करते, एक दूसरे से टकराते ही नहीं, नो कोलिजन, कोलिजन इन बिटवीन between molecules,
भैया हम टकराएंगे नहीं किसी से तो अपने दिल की बात दूसरे को थोड़ी बताएंगे हैं? जब मुलाकात होगी नहीं, हम टकराएंगे नहीं तो अपनी बात दूसरे से कैसे बताएंगे हैं? जब हम टकराएंगे तो क्या करेंगे, अपने वेग का, अपने संवेग का दूसरे को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं कि नहीं? जब हम टकराएंगे नहीं तो क्या संवेग का स्थानांतरण करेंगे? अरे इधर देखिए, अगर एक बॉडी है, एक कोई मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, अगर ये ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, तो पक्की बात यहाँ टकराएंगे कि नहीं? जब टकराएंगे पता चलेगा इधर जा रहा है और ये कहीं इधर चला गया। हुआ क्या यार? अगर ये टकराएंगे तो होगा क्या? यही होगा कि वेग की दिशा तो कम से कम बदलेगी। अरे कुछ बदले ना बदले तो इधर का उधर चला जाएगा कि नहीं? अगर वेग की दिशा बदल गई इसका मतलब संवेग बदल गया, क्योंकि संवेग क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। संवेग एक सदिश राशि है। तो अगर वेग बदला किसी का, पक्की बात है संवेग बदला। संवेग बदला इसका मतलब है दूसरे ने कुछ दिया होगा तभी तो बदला है। इसका मतलब जब ये दोनों टकराए हैं तो आपस में संवेग का कुछ अदला बदली किए होंगे कि नहीं? इसका मतलब संवेग का स्थानांतरण हुआ कि नहीं? इसका मतलब, और ये बेचारा जाना चाह रहा था इधर, चला गया, दिक्कत हुई कि नहीं यार? दिक्कत हुई ना चलने में। यही तो प्रवाह में बाधा है ना, यही तो प्रवाह में बाधा है, चलने में दिक्कत। यही जो चलने में दिक्कत है इसी को तो हम विस्कोसिटी बोलते हैं कि नहीं? और अगर हम किसी से टकराए ही ना तो पक्की बात है किसी के रास्ते में दिक्कत नहीं पैदा कर लेंगे चलने में। हम ऐसे इंसान हैं, अगर हम किसी से ना टकराए तो पक्की बात किसी को दिक्कत नहीं देंगे क्या? इसका मतलब मेरे अंदर कोई ईर्ष्या की भावना, किसी के प्रोग्रेस में किसी भी तरीके से हमारे अंदर ऐसी भावना नहीं है। हम बिल्कुल ईर्ष्यालु नहीं है। ये तो मतलब हुआ हमारा गुण क्या है, कैसा गुण है? जीरो। बात पक्की होगी। देखिए, अगर हम किसी से टकराएंगे नहीं तो पक्की बात है कि हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। तो आप लिख सकते हैं, यहां पे लिखेंगे एक बात, अगर नो कोलिजन इन बिटवीन, तो आइडियल मॉलिक्यूल्स जो होते, जो आइडियल फ्लूइड होते हैं, वो टकराते उकराते नहीं, मतलब बचा बचा के चलते हैं। तुम जा रहे हो, ठीक है जाओ, अब मैं जाऊंगा। गजब समझदार होते हैं भैया। ये सिर्फ कल्पना हो रही है, वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। जैसे कभी कभी आप भी कल्पना करते होंगे, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो ये कर रहा होता। तो ऐसे मैं भी कल्पना कर रहा हूं कि आइडियल फ्रूट अगर ऐसा होगा तो ऐसा होता होगा। जैसे आदर्श लोग जो होते हैं वो किसी को ठेस नहीं पहुंचाते, पहुंचाएंगे ना, उसी को तो आइडियल फ्रूट बोलोगे। आइडियल का मतलब वो ना किसी को तकलीफ पहुंचाएगा, ना उसकी प्रगति में बाधा पैदा करेगा, ना उसके अंदर ईर्ष्या की भावना होगी। ये तो मतलब होगा सत्य हरिश्चंद्र होगा। सही बात है, सत्यवादी होगा। तो ये देखिए, इसका मतलब है अभिषेक सिंह, हमारी कोचिंग कहाँ है? अभिषेक सिंह का पूछना है सर आपकी कोचिंग कहाँ है? डियर मैं बता दूं, मेरी कोचिंग युगांडा में है। और सीधा युगांडा से लाइव है। आइए सर आपकी कोचिंग कहाँ है? अरे भाई डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिखा हुआ है, लिंक पे क्लिक करिए, सब मिल जाएगी। तो इसका मतलब आप नहीं देख रहे हो तो मैं भी वैसा जवाब दूंगा। मैं सीधा युगांडा से लाइव हूँ। नो कोलिजन इन बिटवीन, नो कोलिजन इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो पक्की बात है अगर आइडियल फ्रूट कहीं है तो उसके अणु इतने समझदार होते हैं, वो टकराते नहीं, किसी को दिक्कत नहीं पैदा करते, ठीक है, बच बचा के चलते हैं। वाह भाई क्या दुनिया है। इसका मतलब अगर टकराते तो मोमेंटम का क्या करते हैं? अरे मोमेंटम क्या करते हैं? अरे बोल यार, क्या मोमेंटम का ट्रांसफर करेंगे? अच्छा ये मतलब तुम लोग सुबह सुबह खा पी के नहीं आते हो क्या? नहा के भी नहीं आते? अरे नहा के आए होते, ईश्वर का नाम लेके आए होते तो थोड़ा एनर्जी रहती, चेहरे पे लाइट मारती। ये गलत है, बहुत सारे लोग नहा के नहीं आए हुए।
सुबह उठा करो, पहले नहाया करो, ईश्वर से प्रार्थना किया करो, उसके बाद आया करो। समझ रहे? कम से कम एक बार सुबह उठ के ईश्वर को तो याद तो किया करो, हे प्रभु आपने एक नया दिन देखने का हमको अवसर दिया, थैंक यू। पता चला मेरी रात में जब आंखें बंद हुई थी, कहीं मैं वहीं सो जाता तो क्या होता। तो ईश्वर का नाम लेकर, और भी सच्चे दिल से नहा धो के पवित्र होके तब उनका नाम लेते, उसके बाद आते तो एनर्जी मिलती ना। लेकिन आप वहीं से चले आए होंगे। अबे यार गलत चीज है। ओके, समझ रहे ना? आइए, तो एक बात बताओ, जब आइडियल फ्रूट के मॉलिक्यूल टकराते नहीं है ना, कोलिजन नहीं होता है ना, तो मोमेंटम ट्रांसफर होगा क्या? नहीं। तो लिखेंगे ना हम यहाँ पे, नो मोमेंटम, मोमेंटम ट्रांसफर। ठीक है भैया? संवेग का स्थानांतरण नहीं होता, संवेग का स्थानांतरण नहीं होता। सही बात है ना? संवेग का स्थानांतरण नहीं होता। वाह भाई वाह, ये भी मेरे को पता चल गया कि आइडियल फ्रूट के मॉलिक्यूल्स कभी एक दूसरे से टकराते नहीं, या हम कहें संवेग का स्थानांतरण नहीं होता। दीज आर द हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। ठीक है, समझ गए? आइडियल फ्रूट के अणुओं के बीच में किसी भी प्रकार की दूरी, सॉरी, किसी भी प्रकार की दोस्ती नहीं होती, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता। बात पक्की? अब देखो अगली अगली बड़ी अच्छी बात बताएंगे। आइडियल फ्रूट, देखो बड़ी मजेदार बात, आइडियल फ्रूट, आदर्श तरल। अब देखिए ध्यान देना, चलिए देखिएगा प्लीज सी ऑन द बोर्ड। आइडियल फ्लूइड अगर कहीं फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है? आइडियल फ्लूइड अगर कहीं फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है भाई? फ्लो कर रहा है, बह रहा है। आइडियल फ्लूइड इन मोशन, मतलब फ्लो कर रहा है। आइडियल फ्लूइड क्या कर रहा है? बह रहा है। तो आइडियल फ्लूइड अगर बह रहा है, तो क्या इनकी परतों के बीच में कोई खींचातानी होगी? क्या कोई रेजिस्टेंस होगा? जब कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, क्या ये आपस में मिलेंगे? मतलब अपने रास्ते रास्ते जाएंगे कि नहीं? डिसिप्लिन में जाएंगे, अनुशासन तरीके से जाएंगे, वैसे ही जाते हैं जैसे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में क्या होती है? परेड होती है। तो एक अपने डिसिप्लिन पास से वेल पैसर्ड मैनर में जाते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं रहती, आराम से एकदम बढ़िया। समझ रहे हैं? लेकिन अगर यही हाल आप देखिए कहा, ना गड़बड़, गड़बड़, बिल्कुल गड़बड़। अगर यही आप रेलवे स्टेशन पे लाइंस लगी होती है टिकट की, वहां पे देखिए तो अक्सर इस लाइन का कोई इसमें आ जाता है, इस लाइन का कोई इसमें आ जाता है, और काफी ट्रांसफर होता है मास का, और उसमें कभी कभी कंटाप भी चलता है। समझ रहे ना? वास्तव में देखने को मिलता है। तो कहने का मेरा मतलब हो गया कि आइडियल फ्रूट जो होता है, उनकी परतों के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता ना भाई। क्या यहाँ पे कोई परतों के बीच में कोई रेजिस्टेंस होगा? बोले यार, नहीं, देयर इज नो रेजिस्टेंस, नो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होगा क्या? मतलब नो रेजिस्टेंस, इनकी परतों के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाओ। तो सबका वेग समान होगा। क्या होगा? सभी परतों का वेग क्या होगा? सभी परतों का वेग क्या होगा? अगर आइडियल फ्लूइड कहीं मोशन करता है, तो हर लेयर का, हर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है? समान होती है। राइट? वाह भाई वाह, मजा आ गया। अब एक बात बताओ, ये तो कन्फर्म हो गया ना, इनके बीच में कोई विरोध नहीं होगा। अच्छा, इनके अणुओं के बीच में कोई दोस्ती होगी क्या? अरे कोई दोस्ती नहीं होगी भैया, देयर इज नो दोस्ती इन बिटवीन द लेयर्स। परतों के बीच में किसी भी प्रकार की दोस्ती नहीं होगी। समझ रहे ना यार? बोलो भाई, बोलो भाई, समझ गया ना? तो आइडियल फ्रूट कैसे बनता है, पता चल गया? समझ गया ना? अब यहाँ पे देखिए मजेदार बात दिखाते हैं, अच्छी शानदार बात। एक परत बनाते हैं और मजा लेते हैं इधर, एक परत है और एक परत और बना देते, 3 परत। कितनी परत हो गई? वाह भाई वाह। चलिए, यहां पर एक अणु है, ये क्या है? मॉलिक्यूल होगा ना, इसमें भी मॉलिक्यूल बहुत होंगे, मैं एक एक को दिखा रहा हूं, बहुत सारे अणु, ठीक।
अच्छा एक चीज बताओ, क्या इनके बीच में कोई दोस्ती है? बिल्कुल नहीं है। कहाँ दोस्ती है? मान लो दोस्ती होती तो दोस्ती कहाँ से मिलेगी दुनिया में? वास्तविक द्रव में दोस्ती होती है कि नहीं? अरे अणुओं के बीच में बल नहीं लगता है। अगर एक पानी होता तो अणुओं के बीच में दोस्ती होती कि नहीं? दिस इज नोन एज दोस्ती, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो वास्तविक द्रव में अणुओं के बीच में क्या होता है? बल काम करता है, दोस्ती होती है ना यार। अब मानो, और आप जानते हो वास्तविक द्रव अगर कहीं बहता है तो हर लेयर का, हर अणु का वेग क्या होता है? अलग अलग। जैसे हम अगर बात करें आपसे, मेरी बात को समझिएगा बहुत ध्यान से। ये मान लो डियर क्या है? पाइप। ये क्या है? पाइप तो ऐसी होती है यार, ऐसी होती है ना, पाइप तो ऐसी होती है ना यार। लेकिन ये पाइप की क्या है? बाउंड्री है कि नहीं? पाइप की बाउंड्री है ना यार। अब डियर एक बात बताओ, जो लेयर यहां चिपकी होगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी डियर? अरे यार जीरो होगी ना, तभी तो चिपकी है। चिपकी है मतलब तभी तो दीवार भीगी है। अजीब इंसान हो यार। कोई चीज भीगता कब है? जब वो चीज उससे चिपक जाता है। समझ रहे ना? यही तो मतलब है ना। अगर ना चिपके इसे सरक जाए तो क्या थोड़ी कहेंगे भीगा है? बोलो भाई। ओके, बहुत अच्छी। तो इसका मतलब एक लेयर यहाँ चिपकी है और इसके ऊपर वाले की वेलोसिटी क्या होती है? ज्यादा। क्यों होता है आगे बताएंगे, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, इसका वेग थोड़ा ज्यादा, इसका वेग थोड़ा ज्यादा, मतलब ज्यादा ज्यादा ज्यादा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेग क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा ना। इसका मतलब ये हो गया, मैं ये कह सकता हूं आपसे कि जैसे जैसे आप बाउंड्री से दूर जाते हैं वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होती जाती है? सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ होती है? सेंटर पे होती है ना। सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ होती है? बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। अब देखना, तो हम वही वही बात कर रहे हैं, रियल की बात कर रहे हैं। तो यहां की मान लो कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। कितना है? इसका मान लो 6 मीटर पर सेकेंड, या जो दिल करे मान लो। इसका मान लो 8 मीटर पर सेकेंड। मान लिया, कोई गलत किया क्या? अरे मानने में क्या जाता है यार। मान लिया। इस पर्त का कितना वेग है? इस पर्त का कितना है? इस पर्त का कितना है? बात पक्की। ये यार रियल फ्लूइड है, क्या है? अरे इस दुनिया में हमारी आंखों के सामने बहता हुआ द्रव है, जैसे पाइप में बह रहा है, नहरों में बह रहा है। तो समझ रहे ना यार, आदर्श नहीं है, रियल। आइए देखते हैं रियल में होता क्या है। रियल में क्या होता है, रियल को थोड़ा जानेंगे और आइडियल के बारे में समझेंगे। तो आइए, मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये वास्तविक द्रव है, हमारी आंखों के सामने दिखेगा, इसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। समझ रहे हैं ना? अभी नहीं कि जो मन में वही पी लो, है पगले हो का एकदम। आइए चलिए अब ध्यान दो, इधर देखिए। इसको देखना है, किसको देखना है? इसको, मतलब बीच वाले को। ध्यान से देखो, आंखें फाड़ फाड़ के देखो। अच्छे से नहीं देखोगे तो कैसे पता चलेगा? नहीं, देखा करो तो अच्छे से देखा करो। तभी समझ में आएगा। ये जो नीचे वाला है ए है, ये क्या है बाबू? ये क्या है? ए को लगेगा बी कहां जा रहा है? आगे आगे जा रहा है। और हम इस दुनिया में बहुत बेकार इंसान हैं। हम कभी भी नहीं चाहते कि कोई हमसे आगे जाए। चाहते हैं क्या? चाहती हैं क्या आप? ये कह रही हम नहीं चाहते। ये सीमा सामने मेरे बैठी है और ये कह रही हम बिल्कुल नहीं चाहते मेरे से कोई आगे जाए। क्या बात है? तो सीमा आप क्या कह रही? सीमा कह रही कि मेरी आदत है, मेरी खून खून में क्या है? मेरे खून खून में है कि कोई मेरे से आगे ना जाए, उसको हम पीछे करते हैं, विरोध करते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात। अरे वाह, देखिए समझ में आया ना? आइए अब इसको सी को देखो। सी बी को देखेगा, सी बी को देखेगा। सी का नाम है मनीषा। मनीषा देखेगी। मनीषा किसको देखेगी? बी को देखेगी। तो देखेगी बी को, किसको देखेगी? बी को। तो सी जो है किसको देखेगा? बी को। क्या लगेगा? पीछे जा रहा है। किधर जा रहा है? हमारी आदत बड़ी खराब है, कोई अगर पीछे जा रहा तो भी हम मजा लेते हैं। हम कहते हैं एकदम बर्बाद हो क्या यार, कुछ आगे चलो। अभी मैं बताता हूं। तो किधर विरोध करते हैं,
इस दुनिया में चाहे तुम अच्छा कर लो चाहे बुरा, आपके दोस्त आपको नसीहत जरूर देंगे। आप बहुत ज्यादा पढ़ाई करने लगोगे तो कहेंगे यार थोड़ा खेल कूद लिया करो, जिंदगी में और भी चीजें हैं। पता चला एक दिन टपक जाओगे, जिंदगी का असली मजा नहीं ले पाओगे। मतलब अगर ज्यादा अपने दोस्तों से ज्यादा तुम पढ़ाई कर रहे हो तो उनके अंदर जलन होती है, वो आपको इस तरह का उदाहरण देकर आपका विरोध करते हैं कि नहीं? ज्यादा पढ़ने लगोगे तो कहेंगे यार थोड़ा घूमा टहला करो, नहीं तो खत्म हो जाओगे, किताबी कीड़ा बने रहते हो। तो एक हुआ, क्योंकि ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको जलन है। अगर तुम खूब घूमने लगो इसका मतलब तुम पीछे जा रहे हो, बर्बाद हो रहे हो। तो आपसे क्या कहेंगे? अरे भाई साहब यहाँ पे आए हो, कुछ पढ़ लिया करो, मतलब आगे चलो। जिंदगी में बहुत समय बचा है मस्ती करने के लिए, अमूल्य समय है, इसको मत देख रहे हो। अजीब, मतलब ये दुनिया बड़ी अजीब है। अच्छा करो तब भी लोग आपको पीछे खींच रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, बुरा करो तब भी कर रहे हैं। ये दुनिया है जो कि नचा के क्या कर रख देती है, रख देती है, ना आगे चलने देती है ना पीछे चलने देती है, और नचा के क्या करती है, रख देती है ना। जैसे एक कहानी मैं बताता हूँ, जल्दी से आप समझ जाएंगे। एक दुकान थी और उस दुकान पे लिखा हुआ था, मिठाई की दुकान थी, जैसे सलोरी है, सलोरी मार्केट में एक दुकान थी, मिठाई की दुकान थी बढ़िया सी। उसमें लिखी हुई थी यहाँ गरम गरम स्वादिष्ट जलेबियां, ताजी जलेबियां मिलती हैं, बढ़िया से लिखा हुआ था। एक बंदे आए, कहे क्या भाई साहब, ताजी के बजाय क्या आप गरम के बजाय क्या ठंडी भी बेचते हैं क्या? इसको हटाइए गरम शब्द। उन्होंने गरम शब्द हटा दिया और लिखा यहाँ, यहाँ क्या लिख दिया, यहाँ जलेबियां, मतलब यहाँ पे क्या मिलती हैं, गरम जलेबियां मिलती हैं, ताजी, ये शब्द गायब कर दिया। फिर ऐसे कोई आया, उसने कुछ कहा तो तेज शब्द हटा दिया, गरम शब्द, ऐसे ऐसे चलने दिया। एक दिन क्या हुआ, लिखा था यहाँ डांट डांट मिलती है। भाई एक आदमी आया और कहा भाई आप यहाँ पे जलेबी की दुकान में जलेबी नहीं मिलेगी तो क्या कद्दू मिलेगा क्या? ये जलेबी हटाओ यार, इतनी बड़ी दुकान है, जलेबी तो मिलना तय ही है। तो उसने जलेबी भी हटा दिया, तो लिखा था यहाँ डांट डांट मिलती है। एक दिन एक सज्जन आए, कहे भाई साहब यहाँ ही क्या है? अरे लिखिए यहाँ पर कि यहाँ गरम गरम ताजी जलेबियां मिलती है। ये दुनिया है, नचा के रख दिया, समझ रहे ना? तो ये देखिए, इसको देखिए, इस अण को देखिए भाई साहब, इसके साथ क्या हादसा हुआ, एक इधर विरोधी बल और एक इधर विरोधी बल, तो एक कपल बन गया कि नहीं? इनके बीच की दूरी आ गई डी। अब ये क्या करेगा पता है? ये आगे तो जाएगा ही, ये आगे तो जाएगा ही जाएगा। कितने से जाएगा? लेकिन बेचारा नाचता हुआ जाएगा। कैसे जाएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या कपल काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये मोशन तो करेगा ही लेकिन नाचता हुआ जाएगा। कैसा जाएगा? ना, ये दोस्ती है जो नचा के रख देती है, समझ रहे ना? इसलिए दोस्ती कम करिए, नाचिए कम, सिर्फ आगे बढ़िए, राइट? तो इसका मतलब अगर विस्कस फोर्स है कहीं तो पक्की बात है वहां का प्रवाह कैसा होगा, रोटेशनल होगा। मालिक्यूल आगे तो जाएंगे, अणु आगे जाएंगे, लेकिन अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैसे जाएंगे? रोटेट करते जाएंगे। परेशान ना हो योगेश, योगेश बिल्कुल परेशान ना हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है, परेशान ना हो, वो बच्चा थोड़ा परेशान है, कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से पढ़ो। हमारा मकसद बिल्कुल नहीं होता है मैं किताबी ज्ञान में बात करूं, मेरा मकसद होता है कि आप अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मेरे से तो उसका आप मतलब समझे, फीलिंग लाए, वो चीजें आपको दिखनी चाहिए। आखिर इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? हम बुक में तो सब लिखा, लेकिन बुकें उस तरीके से बोलती नहीं ना। तो अगर मैं टीचर हूं तो मैं चाहता हूं उसको इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करूं, वो चीजें आपको फील हो, आखिर में अंदर हो कैसे रहा। तो मेरा मेन मकसद है, अगर वो चीजें दिख गई तो फिर तो बढ़िया है। इसलिए कहा गया है इफ यू हैव विजन, अगर आपको चीजें दिखाई पड़ती हैं, देयर इज नो नीड फॉर रिवीजन, रिवीजन करने की जरूरत नहीं। इफ यू हैव विजन देयर इज नो नीड फॉर रिवीजन। और आप बार बार रिवीजन इसीलिए करते हो क्योंकि चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही। समझ में आइए, आइए देखते हैं। तो देखिए इधर समझिए, कमेंट बाद में करिएगा सब लोग। तो इसका मतलब है कि अगर कोई फ्लूइड है
अगर उनके अणुओं के बीच में बल है तो पक्की बात है अणुओं के बीच में बल काम कर रहा है और सापेक्ष गति हो रही। सापेक्ष गति का मतलब क्या हुआ, सभी परतों का वेग क्या है, अलग है। तो पक्की बात है एक परत दूसरे परत की गति का क्या करेगा, विरोध करेगा। एक लेयर दूसरे लेयर की गति का विरोध करेगा। कैसी गति, सापेक्ष गति। सापेक्ष गति का मतलब क्या है, इस परत को लगेगा ये आगे जा रही है तो क्या करेगा, यही है सापेक्ष का मतलब लगता क्या है। जैसे इसको क्या लग रहा है, इसको लग रहा है आगे जा रही, कितने से जा रही है, 4 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप पूछें कि बी की परत, जो बी परत है, बी परत है, इसका वेग ए के सापेक्ष कितना है, बी परत का वेग ए के सापेक्ष कितना है, कहोगे 4 मीटर पर सेकंड आगे, 4 मीटर पर सेकंड आगे। तो क्या होगा, ये वाली नहीं चाहेगी ये आगे जाए, बल्कि आइए सी वाले को क्या लगेगा, सी वाले को लगेगा बी किधर जा रहा है, कितने से, 2 मीटर पर सेकंड पीछे जा रहा है। तो बी वाली, सी वाली बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ये पीछे जाए बल्कि आगे। ये होता है सापेक्ष गति का मतलब, हमको लगता क्या है। जिसके कारण इस मॉलिक्यूल पर 2 फोर्स काम करेंगे। ये क्या बनाएंगे, एक कपल बनाएंगे, बलयुग्म बनाएंगे, जिसके कारण इस पे क्या आएगा, आघूर्ण आएगा, मूवमेंट आएगा, और ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा और साथ साथ आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। डियर, मेरा यही तो आपसे सवाल था कि अगर अणुओं के बीच में बल होगा तभी तो हम उसको खींच पाएंगे। अगर यहाँ पे रस्सी नहीं है, यहाँ पे रस्सी नहीं है, बॉन्ड नहीं है, तो हम किससे खींचेंगे, खींच पाएंगे क्या। इसलिए बॉन्ड की वजह से ही तो हम खींच रहे हैं। बोल भाई, अगर बॉन्ड ना होता तो हम खींच पाते। मतलब ये विस्कस फोर्स क्यों आ रहा है, क्योंकि अणुओं के बीच में क्या है, बॉन्ड है, उसी की वजह से आ रहा है, खींच रहे। बोलो भाई, अगर बॉन्ड ना होता तो ये होता। अच्छा, तो बॉन्ड होने से पहली बात, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने से सापेक्ष गति हुई, सापेक्ष गति हुई, और सापेक्ष गति के कारण विस्कस फोर्स आया, आया कि नहीं आया। और विस्कस फोर्स के कारण क्या आ गया, रोटेशन आ जाएगा। ये मॉलिक्यूल आगे तो बढ़ेगा और साथ साथ रोटेट होता हुआ, जैसे साइकिल जब आप चलाते हैं तो साइकिल का जो सेंटर ऑफ मास है, जो सेंटर ऑफ मास है वो आगे जाता है, कहां जाता है, और साथ साथ साइकिल क्या करती रहती है, रोटेट। यहाँ 2 तरह का मोशन दिखता है, एक ट्रांसलेटरी मोशन दिखता है, स्थानांतरित गति दिखता है, और साथ साथ घूर्णन गति दिखता है। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। यहाँ पे घूर्णन भी हो रहा है और साथ साथ क्या हो रहा है भाई साहब, स्थानांतरण भी हो रहा है। एम राइट, बात पक्की हो गई ना। तो एक कब देखने को मिलेगा, जब वास्तविक प्रवाह होगा। क्या होगा, तो दुनिया में जो वास्तविक प्रवाह होते हैं, जहां पर विस्कस फोर्स काम करता है, जहां पर इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स मिलता है देखने को, वहीं पर प्रवाह कैसा होगा, कैसा प्रवाह होगा, अरे रियल तो होगा ही होगा, और साथ साथ घूर्णन प्रवाह होगा। क्या होगा, कैसा प्रवाह होगा, रोटेशनल प्रवाह होगा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया रोटेशनल फ्लो कैसा प्रवाह है, कहोगे रोटेशनल फ्लो में मॉलिक्यूल अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाते तो है ही है, लेकिन अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करते रहते हैं। अरे ये रोटेशन का मतलब क्या है, ये रोटेशन का मतलब वो नाचते नहीं है, बस भागते हैं। वो नाचते नहीं है, सिर्फ क्या करते हैं। तो कौन नहीं नाचेगा, रियल वाला कि आइडियल वाला। हाँ, मैं यही तो चाहता था आप बोल दो, मैं यही चाहता था कि आप बोल दो भाई। तो आपने बोल दिया, अच्छी बात है। आपने बोल दिया कि आइडियल फ्रूट के प्रत्येक परत के बीच में वेग क्या होगा, सेम। तो एक बात बता बाबू मेरे को, अगर ये कोई मॉलिक्यूल है तो विस्कस फोर्स का मान क्या होगा, इधर क्या होगा। तो पक्की बात है प्रवाह कैसा होगा, आघूर्णी प्रवाह। क्या होगा बाबू, अरे वाह भाई वाह, आघूर्णी। इरोटेशनल, क्या होगा, इरोटेशनल फ्लो ना भाई, समझिए। घूर्णन नहीं है, मतलब ओमेगा क्या है, ठीक है ना। क्या टॉर्क है, टॉर्क, टॉर्क, अरे टॉर्क कैसे आएगा, कोई एक बल है नहीं है बाबा, टॉर्क क्या मिलेगा। बात पक्की हो गया। तो आइडियल, जो आइडियल फ्लूइड होता है वो बहते हैं, तो हर परत का वेग क्या होता है, हर परत का वेग क्या होता है,
अरे वाह भाई, आगे एक बात और करता हूं, मजेदार बात करूंगा आपसे, शानदार बात करूंगा आपसे। अभी पीछे वाला एग्जाम्पल लेते हैं। डियर ये क्या है, पाइप की क्या है, दीवार है। हटाओ, पाइप की दीवार भाड़ में जाए। चलो ये नहर की, नहर ले ले, नहर की क्या है, दीवार, नहर की बाउंड्री, नहर की क्या है, बाउंड्री नीचे वाली। आपको ये बात तो पता है। एक बात बताना डियर, यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, अरे बोलो भाई, यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। वास्तव में बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने नहरों को देखा है, और नहरों में जो द्रव बहता है वो कैसा द्रव होता है, वास्तविक। मैं बात कर रहा हूं वास्तविक की, वास्तविक द्रव प्रवाह की। किसकी बात कर रहा हूं, वास्तविक द्रव प्रवाह की। किसकी बात कर रहा हूं, ठीक, वास्तविक, ठीक ठीक, वास्तविक, रियल, रियल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, रियल फ्लो, रियल फ्लो की बात कर रहा हूं। डियर एक बात बताओ मेरे को, यहां पर वेलोसिटी क्या होगी डियर, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हो नहरों में आप देखते हो वेग बढ़ता जाता है। वाह भाई वाह, ये तो आप जानते हो ना यार, देखा होगा। सबसे ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाते वेग बढ़ता जाता है, देखा है कि नहीं। आंखें तो वही है, तो आपने देखा ही होगा, बहुत सारी चीजें देखते रहते हो आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अब एक बात बताओ डियर, मेरे को एक बात बताओ, जल्दी से बताना हर कोई। अगर मैं कहूं यहां पर वेग u है और ये दूरी y है, कितनी दूरी है, बाउंड्री से y दूरी पर वेग अगर u है, तो थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं dy, dy मतलब थोड़ा सा ऊपर, तो यहां पर वेग थोड़ा ज्यादा होगा कि नहीं यार, तो इसको लिखेंगे u प्लस डी यू की नहीं यार, कोई बुराई है क्या, बिल्कुल नहीं बुराई। अब एक बात बताओ, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, एक बात आपसे पूछना चाहता हूं डियर, अब आपसे एक बात पूछना चाहता हूं डियर, जल्दी से मेरे को बताना। हमने पढ़ा है एक शब्द ग्रेडियंट आएगा, बार बार सुनोगे ग्रेडियंट, क्या सुनोगे, प्रवणता, 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 बहुत बार सुनोगे। ये प्रवणता क्या है, किसी भी भौतिक राशि के आगे अगर प्रवणता लग जाए तो मतलब क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे आगे प्रवणता लग जाए तो मतलब क्या है, ग्रेडियंट लग जाए क्या मतलब है। ध्यान से सुनना, बहुत जगह मिलेगा। जैसे आपने सुना होगा ताप प्रवणता, ताप प्रवणता, विभव प्रवणता, जली प्रवणता, सुना है ना, वेग प्रवणता। आखिर में इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उस भौतिक राशि में परिवर्तन दूरी के सापेक्ष, अगर किसी भौतिक राशि में परिवर्तन दूरी के सापेक्ष होता है तो उस भौतिक राशि की क्या मिलती है, प्रवणता मिलती है। क्या मिलती है, जैसे मैंने कहा ताप प्रवणता, तो यहाँ का ताप अगर T1 है, यहाँ का ताप T2 है, मान लो यहाँ का ताप T1 है, यहाँ का ताप T2 है, मैं यहाँ से यहाँ आया, मैं यहाँ से यहाँ आया, यहाँ का ताप T1 था, यहाँ का ताप T2 है, इसके बीच की दूरी मान लो L है, तो यहाँ से यहाँ आया, तो ताप में परिवर्तन T2 माइनस बटे दूरी, कितनी है दूरी L, तो T2 माइनस T1 अपॉन L, इसको कहा जाएगा ताप प्रवणता। ठीक, मान लो यहाँ का विभव V1 वोल्ट है, यहाँ का विभव V2 वोल्ट है, यहाँ से यहाँ आया, तो विभव में परिवर्तन V2 माइनस बटे L, क्या कहा जाएगा, अरे विभव प्रवणता कहा जाएगा, वेलासिटी क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाएगा। बात पक्की। मान लो यहाँ पर द्रव भरा है, क्या भरा है, यहाँ का दाब P1 है, यहाँ का दाब P2 है, यहां से यहां आया तो दाब में परिवर्तन, बोल यार, यहाँ का दाब कितना है, यहाँ का दाब P1 है, यहाँ का दाब, यहां से यहां आया, दाब में परिवर्तन बताओ, P2 माइनस P1। याद रखना, जब भी परिवर्तन पूछा जाए हमेशा बाद वाले में से पहले वाली वैल्यू क्या की जाती है, और जब भी अंतर पूछा जाएगा तो बड़ी में से छोटी वैल्यू घटा दो, जो बड़ी वैल्यू है कोई भी, चाहे पहली हो चाहे दूसरी, उसमें से क्या करो, छोटी घटा दो। तो अंतर अलग चीज है, परिवर्तन अलग चीज है। परिवर्तन का मतलब है बाद वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू को क्या करना है, मैं यहाँ पे था, यहाँ का दाब क्या था P1, यहां से यहां आया, यहाँ का दाब क्या है, तो दाब परिवर्तन P2 माइनस P1, दूरी से भाग दे दो तो क्या मिलेगा, दाब प्रवणता। क्या मिलेगा, इधर देखो, कहीं द्रव बह रहा था, कहीं द्रव, यहां पर हेड H1 था, हेड क्या था, और वहां का हेड क्या था, मैं यहां से वहां गया, तो हेड में परिवर्तन कितना है, H2 माइनस H1, लंबाई से भाग दे दिया, इसको कहा जाता है एनर्जी ग्रेडियंट, राइट। हाँ समझ रहे ना।
तो देखिए ग्रेडियंट का मतलब है कि सीधी सी बात, किसमें परिवर्तन, परिवर्तन किसके सापेक्ष होना चाहिए। मैं बाइक से जा रहा था, किससे, बाइक से, मैं किससे जा रहा था, अभी वेग v1 था, कुछ दूर जाने के बाद v2 हो गया, तो वेग परिवर्तन v2 माइनस जितना दूर गया दूरी से भाग दे दो, क्या आएगा, वेग प्रवणता। यहाँ प्लीज सी ऑन द बोर्ड, मैं यहां से यहां जाना चाहता हूं, कहां से कहां, यहां से, तो यहां का वेग क्या है, u, यहां का वेग क्या है, इसके बीच की दूरी क्या है। अब बताओ यहां से यहां जाने पर वेग में परिवर्तन बताओ, यहां से यहां गया मैं, इस वेग में से इस वेग को घटाओ, क्या आएगा, d, और दूरी से भाग दे दो, क्या है, दिस इज नोन एज वेग प्रवणता। क्या है, इसे बोलते हैं हम वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेग प्रवणता एक सदिश राशि, क्या है, सदिश राशि। वेग प्रवणता क्या है, क्यों भाई क्यों, मैं बताता हूं भैया। जो वेग प्रवणता बताओगे किस दिशा वाली है ना, तुम इस दिशा में गए हो ना, कि इस दिशा में गए थे। अरे भैया अगर इस दिशा में जाते तो जो वेग यहां होता वही वेग यहां होता ना, तो क्या वेग प्रवणता मिलता, नहीं मिलता ना। तो भाई यहां से अगर यहां जाओगे तो सेम वेलोसिटी है कि नहीं, तो यहां से यहां जाओगे तो क्या वेग में परिवर्तन होगा, नहीं होगा। अरे बाबा आप मेरी बात नहीं समझे, समझ पाए कि नहीं, फिर बताएं, आप समझदार हो, अच्छी बात। इसका मतलब है कि क्षैतिज दिशा में नहीं वेग प्रवणता है, बल्कि एक इधर है। मतलब ये जो वेग प्रवणता आपने निकाला है, ये प्रवाह के लंबवत दिशा की है। किधर है, प्रवाह के लंबवत दिशा की है। दिस इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। प्रवाह के लंबवत दिशा की क्या है, इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि वेलोसिटी ग्रेडियंट सदिश राशि की अदिश राशि क्या है, क्योंकि भैया आप बताओगे ना किस दिशा की निकाले हो, इधर की है कि किधर की है, इधर की है ना, प्रवाह के लंबवत दिशा। एम राइट। एग्जाम में एक चीज और यहीं से पूछा गया, मैं जल्दी से बता दूं, du/dy, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर पर, ये क्या दूरी है कि नहीं, क्या आया, सेकंड। याद रखना वेलोसिटी ग्रेडियंट की जो यूनिट होगी, जो मात्रक होगा, सेकंड इनवर्स। क्वेश्चन यही क्या है आसान, समझ गए, राशि कैसी है। अच्छा ये तो कहा। अब एक बात बताओ, अगर वास्तविक प्रवाह हो रहा है, किसी नहर में वास्तविक प्रवाह हो रहा है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मान कुछ तो आएगा ना। वास्तविक प्रवाह के केस में क्या du/dy का मान 0 होगा ना, नॉन जीरो होगा। क्या होगा, नॉन जीरो होगा कि नहीं, नॉन जीरो होगा कि नहीं। लेकिन एक बात बताओ, अगर आइडियल फ्लो हो रहा है डियर, तो आइडियल फ्लो में जो वेग इसका वही वेग, इसका मतलब आइडियल फ्लो में du/dy का मान क्या होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मान क्या होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मान क्या होगा, वेग प्रवणता का मान 0 होगा। वेग प्रवणता का मान क्या होगा, देखो धीरे धीरे हम आइडियल फ्लो को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइडियल फ्लूइड अगर कहीं बहेगा तो आई होप कि आप समझ गए क्या होगा, क्या समझे, ये सारी चीजें मिलेंगी। शियर स्ट्रेस भी, क्या इनके बीच में कोई इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होगा, अरे बिल्कुल नहीं होगा यार, कहां होगा, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कोई होगा, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या होगा, अब इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, शियर स्ट्रेस क्या होगा। आइडियल फ्लूइड में शियर स्ट्रेस का मान हमेशा 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 0 होगा, बात पक्की। वेलोसिटी ग्रेडियंट हमेशा क्या होगा, हाँ ठीक है, इधर रखना। आगे दूसरी बात करते हैं, मजेदार, इधर आओ, इधर आओ, उधर जाओ, ऊपर से लो। अगला पॉइंट बताएंगे, अगला पॉइंट धमाकेदार पॉइंट, ठीक है। अगर मान लो आइडियल फ्लूइड कहीं रुका है, क्या है,
ठीक है भाई, रुका है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। आइडियल फ्रूट किसमें है? रेस्ट में। आइडियल फ्रूट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। आदर्श तरल विरामावस्था में। किसमें है? आदर्श तरल किसमें है? अच्छी बात है, आदर्श तरल विरामावस्था में। अगर आदर्श तरल विरामावस्था में है, सर बस मैं छोड़ दूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा। रुको एक सेकंड। विशाल चौरसिया, सर सेकंड इनवर्स कैसे हो गया? हाँ बहुत बड़ी बात है, काफी गंभीर मैटर है, मैं देखता हूं। विशाल चौरसिया ने कहा कि वेलोसिटी ग्रेडियंट का मात्रक कैसे सेकंड इनवर्स हो गया, काफी लंबा मैटर है, देखता हूं, काफी गंभीर बीमारी है बच्चे को, देखता हूं। एक है बाबू, वेग का अंतर है ना, एक परत से दूसरे परत के बीच में जा रहे थे ना, तो वेग का क्या है? अंतर है। यहाँ का वेग कुछ होगा 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ का वेग क्या होगा? 3 मीटर पर सेकंड, और ये दूरी मान लो क्या है? x मीटर कह सकते हैं ना। एक जगह से दूसरे जगह गए तो वेग में अंतर, तो 3 में से 2 घटा दिया, 1 मीटर पर सेकंड। अब बाबू ये दूरी क्या है बाबू? x। हमसे पूछा जा रहा है मात्रा, तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ना। आगे मात्रक की बात करें, मीटर अपॉन सेकंड इंटू मीटर, ये कट गया तो क्या आया? सेकंड इनवर्स 1/s। हाँ बिल्कुल, विशाल चौरसिया, मीटर कट जाएगा, ओनली सेकंड। अरे मीटर तो मैं भी काटा हूं यार, 1/s सेकंड, तो 1/s सेकंड यार, 1/s सेकंड ऊपर जाता है तो ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दो, समझ में आएगा, होता रहता है, ये हो जाता है, आपकी समस्या नहीं बाबू। ये एक्चुअली में होता क्या ना, इंजीनियरिंग में क्या है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को समस्या मैंने देखा है, ज्यादातर बच्चे हमारे यूनिट कन्वर्जन में, यूनिट में दिक्कत है। इसके पीछे कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ, फिर बता दें, ये आपकी कोई गलती नहीं, ये पेपर का पैटर्न ही ऐसा आता है। हम एग्जाम की, जब एकेडमिक एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ज्यादातर क्या आता है? थ्योरी आता है, न्यूमेरिकल आता है। हम न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करते क्योंकि कभी न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं किए, और जब हम न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करते तो धीरे धीरे हमको यूनिट का कन्वर्जन क्या होता है? भूल जाता है। और हम थ्योरी पढ़ के क्या है, थ्योरम रट के ये सब करके क्या होते हैं? पास हो जाते हैं, अच्छा खासा नंबर भी पा जाते हैं। तो हम क्या है, न्यूमेरिकल नहीं लगाते, जिसके कारण यूनिट और ये सारी चीजें हमारी क्या होती है? वीक होती चली जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब कंपटीशन की तैयारी करने आते हैं तो हम काफी ज्यादा अपंग हो चुके होते हैं, विकलांग हो चुके होते हैं। समझ रहे ना? तो कोई दिक्कत नहीं, सब सही हो जाएगा, चीजें पता है आपको, बस एक बार रिकॉल करने की जरूरत है, ईमानदारी से काम करेंगे सही हो जाएगा। बस यही लास्ट चीज बता लें, क्योंकि मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद होता कि कोई बैठा है मेरी इंतजार में, है सर देखिए हमारे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। आइडियल फ्लूइड इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। आइडियल फ्लूइड किस अवस्था में है? रेस्ट में। भैया अगर रेस्ट में है इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? 0। इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी भी वेलोसिटी 0 0 0, सभी की वेलोसिटी क्या होगी? बहुत अच्छी बात, सबका वेग 0 हो गया। मैं बात कर रहा हूं आइडियल फ्लूइड के बारे में। आइडियल फ्लूइड में क्या क्या हो सकता है, सारी बातें कर रहा हूं। आइए अब ध्यान देना, मेरी बात समझ रहे हैं ना? पूरे बनारसी, ये क्या है यार? प्योर बनारसी, अरे गजब, प्योर बनारसी, गजब। लिखा प्योर बनारसी, मतलब मिक्स बनारसी भी होते हैं क्या? यार कम से कम आप लोग, जो नाम आपके माँ बाप ने इतना प्यारा सा नाम रखा है, कम से कम वो नाम की प्रोफाइल बनाया करो। फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे जहां भी बनाते हो, जो माँ बाप ने इतने शौक से नाम रखा है, उस नाम से अपने को रिप्रेजेंट किया करो। आप तो ऐसा ऐसा रख देते हो नाम कि क्या बताए, मतलब प्योर बनारसी, हद है। अरे उससे प्राउड तो होगा। चलिए ये बात हुई ना। अब एक बात बताओ, du/dy क्या होगा? जल्दी बताओ, हो जाएगा ना? कन्फर्म बात। जब वेलोसिटी है ही नहीं, इसका भी नंबर 0, इसका भी नंबर 0, तो क्या कोई विरोध होगा? तो क्या हो गया? इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स टाउ, और आपको बता दें क्या दोस्ती है? अरे जब दोस्ती ही नहीं तो म्यू तो हमेशा 0,
अणुओं के बीच में कोई दोस्ती होती है क्या? जब दोस्ती ही नहीं तो म्यू जीरो, सीधा म्यू तो कभी आ ही नहीं सकता। कन्फर्म है, समझते हो ना? ये चीज आपने देखा कि हाँ समझिए सभी का में। अब इसमें होगा क्या, क्या हो सकता है? शियर स्ट्रेस कभी आइडियल फ्लूइड में पाया जाएगा? चाहे रुका हो चाहे मोशन कर रहा हो। अगर आइडियल फ्लूइड चाहे मोशन कर रहा हो चाहे रुका हो, कभी भी शियर स्ट्रेस नहीं पाया जाएगा। कन्फर्म? तो पाया क्या जाएगा? हम बताएंगे आपको क्या पाया जाएगा। जल्दी से देखिए क्या पाया जाएगा, जल्दी से देखिए। इधर इधर देखिए, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना है। यहां पर मान लो हम एक छोटा सा, ये देखो ये क्या है, ये क्यूब है, क्यूबॉइड है कि नहीं? हम इसको यहां पे रखते हैं और प्लीज सी ऑन द बोर्ड, रख दिया। ये देखो पीला पीला है, दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिखेगा, अभी जूम करके दिखाएंगे, क्योंकि आप लोग जूम करने की आदत हो गई आप लोगों की, आप चीजों को जूम करके देख रहे हो आजकल। ये देखो इधर, ये गहराई कितनी है मान लो h। आपने इतना तो जानते ही होंगे कि इतना तो पता ही होगा, द्रव द्रव के अंदर, द्रव के h गहराई पर जो दाब होता है, उस द्रव की वजह से, द्रव के भार की वजह से h गहराई पर जो दाब होता है वो रोजी h होता है। इतना तो पता ही है ना, आगे बताएंगे, लेकिन अभी मान लो होता है, आगे मैं बताऊंगा क्यों होता है। यहाँ पे मान लो द्रव भरा है, h गहराई नीचे जाओगे दाब क्या होगा? दाब है ना, एकांक एरिया पे लगने वाला लंबवत बल है कि नहीं? एकांक एरिया पे लगने वाला लंबवत बल है कि नहीं? मतलब वो दाब किसी प्लेन पे काम करेगा तो कैसे काम करेगा? हमेशा कैसे काम करेगा? चाहे प्लेन ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, उस पे लगेगा कैसे? समझ रहे हैं? प्लेन कैसे भी पड़ा हो, इंक्लाइंड हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, लेकिन दाब हमेशा कैसे लगेगा? लंबवत। आइए प्लीज सी, ये बहुत छोटा सा ब्लॉक है, तो यहाँ पे दाब कैसे काम करेगा? लंबवत ना। अच्छा यहाँ पे कैसे काम करेगा? यहाँ पे काम कैसे करेगा? यहाँ पर काम कैसे करेगा? और अगर ऐसे होता तो कैसे काम करता? और ऐसे होता तो कैसे काम करता? और ऐसे होता तो कैसे काम करता? हमेशा काम करेगा लंबवत। नहीं समझ में आया ना? रच रच। चलो अच्छी बात है, आपको रच रच समझ में आता है, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। चलो अब एक बात बताओ, और आपको एक बात पता है, अगर ये जो पीला पीला दिख रहा है ना, दिख रहा है ना ब्लॉक, देख रहे हो ना? हम ब्लॉक से समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। आइए अभी आप समझ जाओगे मेरी बात को। अगर इधर फोर्स लग रहा है, लग रहा है ना, इधर से लग रहा है ना, ये धाई के दबेगा, दबेगा कि नहीं? भचक जाएगा, मतलब डिफॉर्मेशन होगा। अगर इसका डिफॉर्मेशन हुआ तो इसके अंदर स्ट्रेस पैदा होगा, ये कुछ देर तक दबेगा और रुक जाएगा फिर। इसका मतलब किसी ने अंदर से रोक लिया, दबाया गया, रुक गया। इसका मतलब बाहर वाला बल जो दाब था, बल लगा था ना, यही क्या था आपका? पी था, और यही कितना था? रोज ही, यही तो था ना भाई। दाब यहाँ पे कितना था? रोजी एच था। दाब क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ये क्या हो गया? रोजी एच हुआ, हुआ कि नहीं? तो परपेंडिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा? रोजी एच इंटू, बोल यार, मेरी बात समझिए, बोलिए। जब ऐसे लगेगा फोर्स, जब ऐसे फोर्स लगेगा, ये दबेगा, ये ब्लॉक दबेगा, लेकिन थोड़ी देर तक दबे, रुक जाएगा ना। क्यों रुक गया भाई? आप तो लगा रहे इसको दब जाना चाहिए, इसका मतलब अंदर से कोई रजिस्टिंग फोर्स रोक दिया। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये यहां पर अगर दिखाएं हम, यहां पर जल्दी से आपको दिखाते हैं, इसका शेप ऐसा हो गया। इसका मतलब अंदर से कोई रोक दिया, इधर से कोई रोक दिया, ये जो रोका वही तो रजिस्टिंग फोर्स है। जो डिफॉर्मेशन का विरोध करता वही तो रजिस्टिंग फोर्स है। तो जितना इधर से लगाया उतना उधर से हो गया। इसका मतलब बाहर से कितना लगा, इतना, अंदर से भी उतना डेवलप हो गया। नहीं समझ में, नहीं समझ में आया? तो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स कितना होगा? इतना ही तो होगा। कितना होगा? रोज ही ऐसे इंटरनल, यही तो होगा।
अरे यार, जितना बाहर से लगा उतना अंदर से लगेगा कि नहीं? तो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया क्या है? इसी को स्ट्रेस बोलते हैं कि नहीं? इसी को स्ट्रेस बोलते हैं ना। इसका मतलब एक बात बता मेरे बाप, ये बता कि अगर लंबवत बल है, मैंने बताया था जैसा लोड वैसा स्ट्रेस, बताया था ना। लोड कैसा है तो स्ट्रेस कैसा होगा। बात पक्की है ना। तो एक बात बताओ, अगर फ्लूइड आपका आइडियल है तो आप कह सकते हैं, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं शियर स्ट्रेस तो नहीं देखने को मिलेगा ना। क्या शियर आपको देखने को मिलेगा? लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा। तो अगर कोई भी फ्लूइड एडियर, याद रखना, अगर वो रुका है, क्या है, तो उसमें सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा, शियर स्ट्रेस कभी नहीं देखने को मिलेगा। बात पक्की? और अगर चाहे जो हो, चाहे रियल हो, चाहे रियल हो, चाहे अगर वो रुका है तो शियर स्ट्रेस नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। सिर्फ कौन सा मिलेगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, स्थैतिक तरल में सिर्फ अभिलंब प्रतिबल काम करता है, कर्तन प्रतिबल का मान 0 होता है, राइट। आदर्श तरल में बताएं, आदर्श तरल चाहे रुका हो चाहे गत कर रहा हो, दोनों कंडीशन में क्या होगा बताइएगा? नॉर्मल स्ट्रेस ही पाया जाएगा, शियर स्ट्रेस नहीं होगा। क्योंकि आपको क्या दिखाया, यहां भी शियर स्ट्रेस क्या है, अगर यहां 0 है कि नहीं, अगर ये मोशन कर रहा होता, अगर ये मोशन कर रहा होता तो सबका वेग क्या होता, समान होता। अगर ये मोशन कर रहा होता सबका वेग समान होता, और रुका है तब भी समान है। लेकिन जब मोशन कर रहा होता तो सबका वेग यू 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 होता, तब भी शियर स्ट्रेस का मान। और अगर रुका है तब भी शियर स्ट्रेस का मान। इसका मतलब इस बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाएगा, शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस पाया जाएगा। और शियर स्ट्रेस क्या होगा, ये एक गांठ बांध के रख लो, आइडियल फ्लूइड में सिर्फ और सिर्फ क्या मिल सकता है, क्या मिल सकता है, नॉर्मल स्ट्रेस ही मिल सकता है ना, शियर स्ट्रेस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वास्तविक तरल है, जैसे तालाब का पानी, तो रुका है कि नहीं, तो कौन सा स्ट्रेस पाया जाएगा, नॉर्मल पाया जाएगा ना, शियर स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन वही तालाब का पानी जब नहर में आएगा, कहां आएगा, किस में आएगा, तो नहर में आएगा, तो आप देखो क्या होगा, नहर में आएगा, कहां आएगा, नहर में। अगर नहर में आएगा तो एक बात बताओ, अगर ये मान लीजिए कोई बॉडी है, तो शियर काम करेगा कि नहीं करेगा ना, सापेक्ष गति होगी कि नहीं। तो अगर नहर में बात करें तो वहां पे सापेक्ष गति होने के कारण शियर स्ट्रेस देखने को मिलेगा, एस गहराई की वजह से क्या मिलेगा, बोल यार, नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा। इसलिए अगर वास्तविक तरल कहीं बह रहा हो, लेकिन उनकी परतों के बीच में अगर सापेक्ष गति हो रही हो, जैसे नहरों में, पाइप में, तो वहां पर आपको नॉर्मल स्ट्रेस के साथ साथ शियर स्ट्रेस भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। लेकिन आइडियल फ्लूइड कहीं भी बह रहा हो, चाहे रुका हो, शियर स्ट्रेस हमेशा हमेशा 0 रहेगा, सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस काम करेगा। बोले यार, क्या वास्तविक तरल में, क्या वास्तविक तरल में क्या ऐसा हो सकता है कि शियर स्ट्रेस 0 हो? अरे होता है, कहाँ होता है, जब रुका हो भाई, सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस। चौंक गए क्या? चलिए, तो मैंने थोड़ी सी बातें किया, आई होप समझ गए कि नहीं, लिख लिया कि नहीं, लिख नहीं पाए, अरे यार, मैं तो लिख रहा था, मैं सोचा तुम लिख लिए। अब सर की क्लास है, मैं जा रहा हूँ, 9:30, देखो लेट हूँ, ठीक है, ओके। चलिए, ये जो लिखा है ना, ये जो भी लिखा है, जो अभी मैंने 4 हेडिंग लिखाया है ना, चारों हेडिंग मैं आपको भेज दूंगा, किस पे, टेलीग्राम पे, वो लिख के मैं भेज दूंगा, आप नोट कर लेना। थैंक यू, समझ में ना, 4 हेडिंग, चारों हेडिंग में लिख के आपको भेज दूंगा, किस में भेज दूंगा, बस वहां से छाप लेना, राइट, समझ गए होगी कि नहीं।
इजाजत दीजिए, चलें। हैव ए नाइस डे। सर की अगली क्लास है। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। बैठ जा भैया, सभी बच्चे बैठ जा। चलिए और बताइए क्या हालचाल है? बढ़िया है सब। तो कल कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? फिट इंडिया यहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग। चलो भैया, गुड मॉर्निंग जितने बच्चे ऑनलाइन देख पा रहे हैं सभी बच्चों को, ठीक है। फिट्स इंडिया एक्ट, स्नेहा, अभिषेक, विकास, अभिषेक, चलिए सभी बच्चों को, सविता, संजीव, ये बैच कितने दिनों तक चलेगी? ठीक है भैया, 2 दिन और ये बैच चलेगी, उसके बाद ये सारी बैच आप लोगों की जाएगी ऐप पे ना। तो चलिए स्टार्ट किया जाए, बोलो भैया ना। कितने बच्चे नए आए हैं हाथ उठाएं जरा। आज कितने बच्चों का पहला दिन है? काफी बच्चे हैं, ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो कहां तक पहुंच गए थे? फिट्स इंडिया एक्ट तक ना। कल वाली सारी चीजें याद हैं? चलिए बताइए, कंपनी कब बनी थी? भारत कब आई? हाँ, किसका शासन था? बोलिए। आप भी नए हैं अंकित? चलिए नए हैं, कोई बात नहीं भैया, सभी बच्चे आ जाएं। थोड़ा सा कल का रिकॉल करा दे रहे हैं, रिवीजन करा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए जितने बच्चे नए हैं तो अभी रिकॉल करा रहे हैं, रिवीजन जो कल पढ़ाए थे, ताकि जल्दी से सारी चीजें अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप बताइए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? वेरी गुड। अब इसके बाद मैं पूछूं, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? पहला पॉइंट क्या था? संसदीय प्रणाली की स्थापना। पहला पॉइंट था संसदीय प्रणाली की स्थापना। दूसरा पॉइंट क्या था इसका पूछा जाए तो? चलिए वेरी गुड, ऑनलाइन बच्चे भी जवाब दे रहे हैं, ऑफलाइन भी जवाब दे रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था फिट्स इंडिया एक्ट, जिसके द्वारा मैंने आप लोगों को बताया था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कल हम लोगों ने यहीं तक पढ़ा था, बोलो। चलो तो आज हम लोग देखने वाले हैं 1793 का अधिनियम। 1793 का चार्टर एक्ट। हम लोग देखने वाले हैं 1793 का चार्टर एक्ट ना। चलिए बिल्कुल सर, ब्रिटिश सरकार चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमानी इंडिया में ना करे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आज हमारा जो आज का टॉपिक होगा, जितने नए बच्चे मुझसे जुड़े हैं, आज पहली बार क्लास में आए हैं, आप सभी बच्चे जान लेते हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान। नॉन टेक के अंतर्गत आप लोग जीएस के सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और करेंट प्लस रीजनिंग। इतनी सारी चीजें आप लोगों को एसएससी जेईई के लिए पढ़ाई जाएंगी। और उसी के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसे कहा जाता है संविधान।
क्या कहा जाता है? किसी भी एग्जाम को आज के डेट में बिना नॉन टेक के आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे टेक्निकल के साथ आप लोगों को नॉन टेक्निकल भी पढ़ाया जाता है ताकि आप बेहतर कंडीशन में आ सके। ठीक है, साउंड में प्रॉब्लम है क्या? सभी बच्चे बताएं, आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, सभी बच्चे बता रहे हैं। एक लड़का है, उसको आवाज नहीं सुनाई दे रही, उसके अलावा सभी बच्चों का आवाज क्लियर है। हाँ बिल्कुल, सारे सब्जेक्ट आप लोगों के चलेंगे। तो अब हम लोग देखने वाले हैं 1793 का चार्टर एक्ट। कौन सा एक्ट देखने वाले हैं? बोलो भैया। देखो, चार्टर का मतलब होता है राजलेख। चार्टर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप लोग समझे कि चार्टर का मतलब होता है राजलेख। जो ब्रिटेन की महारानी के हस्ताक्षर से आता था उसे क्या कहा जाता था? चार्टर अधिनियम। क्या कहा जाता था? इतनी बात समझ में आया? चार्टर का मतलब होता है राजलेख, यानी जो वहां के महारानी या महाराजा के हस्ताक्षर से यहाँ पे आए उसी को हम लोग क्राउन कहा जाता है। क्राउन के हस्ताक्षर, क्राउन का मतलब होता था मुकुट ना। ब्रिटेन में माना जाता है कि क्राउन का शासन है। क्राउन का मतलब होता है मुकुट। जो व्यक्ति उस मुकुट को धारण करता है उसी के पास सारी पावर होती है। तो राजलेख का मतलब हो गया कि जो राजा के हस्ताक्षर से या वहां की महारानी के हस्ताक्षर से आएगा वही होता है राजलेख के नाम से जाना जाता है। चलिए, बिल्कुल उसी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल। अब इसके बाद इसमें पहला पॉइंट भी है, कंपनी का जो कार्य क्षेत्र था ना, यानी कंपनी को जो कार्य करने की अनुमति दी गई थी ब्रिटेन के महारानी के द्वारा। अब सभी लोगों को मैंने बताया था रॉयल चार्टर के द्वारा अनुमति मिली थी। किस चार्टर के द्वारा? तो एक बार अनुमति लेने के बाद बार बार उसको रिन्यूअल कराना पड़ता था। जैसे आप लोग एक बाइक खरीद के लाते हो तो उसको साल भर के बाद उसका इंश्योरेंस फिर से कराना पड़ता है ना? बोलो भैया। साल भर के लिए इंश्योरेंस होता है। आप लोग बाइक रखे होंगे, साल बीतेगा तो फिर से इंश्योरेंस कराना पड़ता है। उसी तरीके से ये कंपनी क्या हो रही है? बार बार रिन्यूअल। क्या हो रही है? ठीक है, हाँ। बस वही चीज यहाँ बता रहा है कि कंपनी का शासन 20 वर्षों के लिए क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। मतलब भारत में कंपनी अब 20 साल और रहेगी। पहला पॉइंट। दूसरा कह रहा है कि जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, कौन थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो बोर्ड ऑफ आपके डायरेक्टर थे, डायरेक्टर, इनका अब जो वेतन दिया जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो वेतन दिया जाएगा वह भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। कहां से दिया जाएगा? बोले भैया। वह भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इतनी बात आराम से समझिएगा। भारतीय राजस्व, देखो अभी तक क्या था कि अभी तक अंग्रेज जो यहाँ से व्यापार करते थे ना, उससे ये लोग सैलरी देते थे। शुरुआती दौर में अंग्रेज यहाँ पे क्या करने आए थे? व्यापार करने ही तो आए थे। बोलो भैया। सभी बच्चों को इतना पता होगा कि शुरुआती दौर में यहाँ पे जो अंग्रेज आए थे वह व्यापार करने आए थे। इतनी बात समझे? लेकिन अब यहाँ पे जो अंग्रेज आएंगे, अंग्रेजों ने धीरे धीरे जब अपना यहाँ पे कार्य क्षेत्र बढ़ा लिया, आप देख रहे हो कि कलकत्ता, बंबई, मद्रास, उड़ीसा, बंगाल, बहुत सारे क्षेत्रों पे अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। बात समझ में आया? बोलो भैया। तो यहाँ पे बहुत बड़े बातों पे, बहुत बड़े क्षेत्र पे जब इन लोगों ने अपना अधिकार कर लिया तो वही कह रहा है कि अब जो है कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, इनका वेतन कहां से दिया जाएगा? इनका वेतन दिया जाएगा भारतीय राजस्व से। कहां से दिया जाएगा? अब भारतीय, पहले व्यापार से दिया जाता था। पहले कहां से दिया जाता था? मैंने बताया था यह कंपनी चाय, चीनी, सोरा, ठीक है, सूती वस्त्र, गरम मसाला, इनका व्यापार करती थी।
यहाँ से ले जाके वह अपने यहाँ इसको बहुत बड़ी कीमत पे बेचा करती थी। ठीक, चलो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला अधिनियम आएगा 1813। 20 साल बीत गया ना, 20 साल बीत गया, 1793 में जोड़ेंगे तो आएगा 1813। कौन आएगा भैया, बोलो ना, कौन सा अधिनियम आएगा, सभी बच्चे बोले एक बार। देखो अभी तक कंपनी यहाँ पे व्यापार करने आई थी, लेकिन अभी तक यहाँ पे सिर्फ एक कंपनी थी जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी तक भारत में सिर्फ एक कंपनी व्यापार करने आई थी, उस कंपनी का नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जब यहाँ से ये लोग गए, अकूत धन दौलत संपदा लूट के पहुंचे कहाँ, ब्रिटेन। कहाँ पहुंचे, बोलो भाई। जब ये लोग ब्रिटेन पहुंचे और वहां जाने के बाद इन लोगों ने अच्छा खासा ग्रोथ किया, चमचमाती हुई बिल्डिंगों का जब निर्माण किया तो वहां रहने वाले लोगों की निगाहें खुली रह गई। उन लोगों के मन में आने लगा कि ये लोग जो जा रहे हैं वहां से बहुत ज्यादा पैसा कमा के आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप ही कहीं जाते हो और खूब धन दौलत कमा के आओगे, अपने गांव में जाओगे तो लोग पूछेंगे कि कहां से आ रहे हो, है कि नहीं। तो आप बता दो मुंबई से, कलकत्ता से, तो वहां रहने वाले लोगों के मन में आएगा कि काश हम भी जाते तो धन कमा के लाते। समझ पा रहे हैं, बोलो भैया। देखो एकाधिकार का मतलब होता है, एकाधिकार का मतलब होता है मोनोपोली। एकाधिकार का मतलब क्या होता है, एकाधिकार की अगर बात किया जाए तो एकाधिकार का मतलब होता है मोनोपोली। मोनोपोली किसे कहा जाता है, मोनोपोली यानी एकाधिकार क्या है, जब किसी क्षेत्र विशेष में एक ही कोई दुकान या एक ही आदमी कोई कार्य करे तो उसे कहा जाता है मोनोपोली। क्या कहा जाता है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक मार्केट है ना, ये आपका बाजार है और इस बाजार में एक आदमी है जो टमाटर बेच रहा है। एक बाजार में सिर्फ एक आदमी टमाटर बेच रहा है, तो वह अपने मन मर्जी का पैसा वसूल सकेगा नहीं, बोलो। शुरुआती दौर में मान लो उसने 10 रुपए बेचा, 10 रुपए किलो बेचा, देख रहा है और लोग आ रहे हैं तो उसने क्या किया, 20 रुपए किलो बेचा, उसके बाद उसने 30 रुपए किलो बेचा, उसके बाद 40 रुपए किलो बेचा। लेकिन अगर यहीं पे 5 दुकानदार हो जाएंगे तो उसका एकाधिकार क्या हो जाएगा, बोले सभी बच्चे, उसका एकाधिकार ऐसे कंडीशन में समाप्त हो जाएगा। हो सकता है कि यह 10 रुपए में बेच रहा है तो यहाँ 8 रुपए में बेचने लगे, ये 8 में बेचे तो ये यहाँ पे 6 में बेचने लगे। बात समझ में आया। तो एकाधिकार का मतलब होता है जब किसी मार्केट में एक ही विक्रेता हो ना, तो उस मार्केट में उसका क्या हो जाएगा, एकाधिकार। क्या कहा जाएगा, मतलब किसी भी चीज को जब बेचने वाला एक ही आदमी हो तो उसे क्या कहा जाएगा, एकाधिकार के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया, बोलो भाई। एकाधिकार का मतलब होता है, देखिए जब मैं पूछ रहा हूं इसका मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बच्चों से पूछ रहा हूं, बात समझ में आया। अगर मैं पूछ रहा हूं कि समझ में आया तो ऑनलाइन बच्चे हैं चाहे ऑफलाइन, दोनों का मुझे कमेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, आज ऑफलाइन बच्चों को तो स्पष्ट रूप में मैं सुन पा रहा हूं, लेकिन आप लोगों के भी कमेंट देख पा रहा हूं। ठीक, चलो तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल कंपटीशन हो जाएगा, आप लोग भी जवाब देते रहिए ना। सबका नाम लेने से थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ। चलिए तो सीधी सी बात, यहाँ पे इसको कहा जाता है एकाधिकार। क्या कहा जाता है भैया, जब कंपनी में जब किसी मार्केट में एक व्यक्ति ही वहां पे विक्रेता हो तो वह अपने मन मर्जी के मुताबिक कोई भी काम कर सकता है, उसी को क्या कहा जाएगा, एकाधिकार। तो अभी तक क्या था, अभी तक अंग्रेजों की एक कंपनी आई थी जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जब ये कंपनी यहाँ से पूर्ण धन दौलत संपदा लूट के लेके पहुंचती है, कहाँ पहुंचती है, ब्रिटेन। कहाँ पहुंचती है, बोलो भैया। जब वहां पे पहुंचती है ब्रिटेन, वहां पे ये लोग जब अपना विकास करते हैं, पैसा कमा के गए तो जाहिर सी बात है ना, अच्छा खासा डेवलप करेंगे, अपना घर द्वार ये सारी चीजों को डेवलप करेंगे।
वही तरह जब यहाँ से अकूत धन दौलत संपदा लूट के पहुंचते हैं ये वाले जो कंपनी के अधिकारी कर्मचारी थे, ब्रिटेन चमचमाती हुई भव्य बिल्डिंगों का निर्माण करते हैं। वहां जनता की निगाहें खुली की खुली रह गईं और उन लोगों ने सोचा कि अब हम भी जाएंगे भारत। कहाँ जाएंगे? बोल रहे हो? अब हम भी जाएंगे भारत और क्या करेंगे? व्यापार। क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। और इसीलिए उन्होंने ब्रिटेन की महारानी से अनुमति मांगा, तो उन लोगों को भी अनुमति दिया गया कि आप भी जाइए। तो यहाँ पहला पॉइंट 1813 के अधिनियम का पहला पॉइंट है कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त। कंपनी का एकाधिकार समाप्त। एकाधिकार क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक भैया, सभी बच्चों को समझ में आया? बोले यार। दूसरा देखो, अब पहला तो ये हो गया कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। दूसरा कहता है, पहला पॉइंट कंपनी का एकाधिकार समाप्त। दूसरा यहाँ कहता है कि कंपनी का शासन अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यहाँ 20 वर्षों के लिए था, 1813 में समाप्त होने वाला था, तो आगे क्या किया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तीसरा बच्चों कहता है चाय और चीन देश के साथ। किसके साथ? चाय और चीन देश के साथ कंपनी के व्यापार का एकाधिकार बना रहा। एकाधिकार बना रहा। अब आप लोग समझिएगा, एकाधिकार बना रहा ये क्या है? ठीक है, इसको समझिएगा आप लोग। अब यहाँ पे ये कहता है कि चाय और चीन देश के साथ। चाय कौन बेचेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे जो अन्य कंपनियां आई उनको अनुमति दिया गया कि आपको जो करना है करो, कोई दिक्कत की बात ना। जैसे अब 1813 के बाद क्या होगा? अन्य ब्रिटिश कंपनियां आएंगे, उनको कहा गया कि आप जो करना चाहते हो, ठीक है, आप जो करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन चाय कौन बेचेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन बेचेगा? और चीन देश में कौन जाएगा? कहा जाता है कि अंग्रेजों के साम्राज्य में कभी सूरज का अस्त नहीं होता था। आराम से सुन लेना सभी बच्चे ना। कहा जाता है कि अंग्रेजों के साम्राज्य में कभी सूरज का अस्त नहीं होता था। मान लो बच्चों की ये है हमारी पृथ्वी, ये है हमारा ग्लोब ना। अगर आप देखो तो अगर हम यहाँ, ये सूर्य है तो इसके आधे भाग पे प्रकाश है, बोलो यार, और इसके पीछे अंधेरा है ना। इधर क्या है? उजाला, और इधर क्या है? पृथ्वी घूम रही है कि नहीं अपनी ध्रुवी पे? घूम रही है, घूम गई पृथ्वी। अब यहाँ पे क्या हो गया? और यहाँ पे यानी यहाँ पे दिन और यहाँ पे अब फिर घूम गया, तो यहाँ पे दिन और यहाँ पे। और कहा जाता है कि अंग्रेजों के साम्राज्य में कभी सूरज का अस्त नहीं होता था, क्योंकि अंग्रेजों का 72 देशों पे शासन था। कितने देशों पे शासन था? यानी यहाँ भी शासन है, यहाँ भी शासन है, यहाँ भी शासन है, यहाँ भी शासन है। तो चारों तरफ अंग्रेजों का कहीं ना कहीं शासन हुआ करता था। तो किसी न किसी भाग पे रोशनी हमेशा पड़ती रहती थी। बात समझ गए भैया? किसी न किसी भाग पे हमेशा रोशनी पड़ती रहती थी। इसीलिए कहता है कि अंग्रेजों के साम्राज्य में कभी सूरज का अंत नहीं होता था। वही कहा गया कि आपको जहां जाना है आप जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप कहां नहीं जाएंगे? आप जो है कि चाय नहीं बेचेंगे। आप क्या नहीं बेचेंगे? आप चाय नहीं बेचेंगे। चाय कौन बेचेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। चाय कौन बेचेगा? और चीन देश में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी, क्योंकि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी सिर्फ भारत के साथ नहीं, समझ रहे हो ना, चीन के साथ और भी कई देशों के साथ व्यापार किया करती थी। समझ पा रहे हो ना? कई देशों के साथ। तो स्पष्ट रूप में बताया गया कि चाय कौन बेचेगा? पीछे वाले बच्चे। और चीन देश में कौन जाएगा? सभी की आवाज आनी चाहिए। चाय कौन बेचेगा? और चीन देश में कौन जाएगा?
अब देखो बहुत सारे बच्चे अपना दिमाग लगा के मेरे जब नोट्स लेते हैं तो उसमें चाय और चीनी बना लेते हैं ना, तो चीनी ना बना लेना, चीन देश है। क्या है? चीन देश, यानी चाय सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी बेचेगी और चीन देश में ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए अब इसके बाद देखिए ये लोग गजब गजब का कमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा यार पढ़ते समय मजा न लिया करो। अब एक लोग लिख रहे हैं मोदी चाय बेचेगा, ये कौन सी बात हुई? देखिए ये ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को भी खुश कर देंगे, बहुत जुझारू टाइप के हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, समझ रहे हैं ना? चलिए तो सभी बच्चे एकदम अच्छे तरीके से समझिए, इतना बात समझ में आया? कौन सा नियम देखें? बोलिए। पहला पॉइंट, दूसरा, चलिए वेरी गुड। अब इसके बाद हम लोग जैसे आएंगे अगले पे आएंगे, पहला दूसरा तीसरा। अब यहाँ देखेंगे लॉर्ड विलियम विल्बरफोर्स के नेतृत्व में, लॉर्ड विलियम विल्बरफोर्स, लॉर्ड विलियम विल्बरफोर्स के नेतृत्व में, लॉर्ड विलियम विल्बरफोर्स के नेतृत्व में ईसाई मिशनरियां भारत आई। सभी बच्चे एकदम आराम से समझिएगा कि लॉर्ड विलियम विल्बरफोर्स के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? जो लॉर्ड विलियम विल्बरफोर्स था, लॉर्ड विलियम विल्बरफोर्स के नेतृत्व में ईसाई मिशनरियां आई। क्योंकि जब ये लोग यहाँ से अकूत धन दौलत संपदा लूट के पहुंचते हैं ब्रिटेन में, तो वहां के जो पादरी लोग थे, जिन्हें आप लोग फादर कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? बोलो ना। हाँ, जो लोग क्या करते हैं, जो आपका ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उनको कहा जाता है फादर। पिक्चर उच्चर में हकीकत में भी आप लोग गए होंगे चर्च में तो देखे होंगे सफेद कोट पहन के फादर घूमता रहता है कि नहीं? पिक्चर उच्चर में तो 100% तो देखे होंगे, नहीं तो जहां आप लोग रहते हैं अगर वहां मिशनरी होंगे, ईसाइयों का चर्च होगा, कभी आप लोग चर्च में गए होंगे तो जरूर देखे होंगे। तो ये पहले नहीं थे, अब ये आएंगे भारत में, इनको पता चला कि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना। उस समय हमारे भारत देश की पॉपुलेशन लगभग 30 करोड़ हुआ करती थी। कितना हुआ करती थी उस समय हमारे यहाँ? ठीक है, उस समय हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन होती थी कितनी थी? सभी बच्चे बोलेंगे, बोलते रहिए। हाँ वेरी गुड, 30 करोड़ पॉपुलेशन थी। तो यार इतनी बड़ी पॉपुलेशन जब ईसाइयों को पता चला तो उनको लगा कि हम लोगों को अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत अच्छा जगह है। समझ पाए भैया? उन लोगों को क्या लगा? उन लोगों को लगा कि हम लोगों को अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत अच्छा जगह है। किसको ये बात पता चली? बोलो ना। तो वो लोग आएंगे भारत में और लॉर्ड विलियम विल्बर ना, लॉर्ड विलियम विल्बरफोर्स के नेतृत्व में, किसके ना? लॉर्ड विलियम विल्बरफोर्स के नेतृत्व में ईसाई मिशनरियां और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। अब जितने भारतीय सैनिक अंग्रेजों के यहाँ काम करते थे, उनको 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाने लगी, जबरदस्ती। बात समझ में आया? जितने लोग थे 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम ईसाई धर्म की शिक्षा दीक्षा दी जाने लगी। अभी तक अंग्रेजों ने भारत देश में ब्राह्मणों को परेशान नहीं किया था, लेकिन जब ईसाई मिशनरियां आती हैं तो इन लोगों ने ब्राह्मणों को परेशान करना शुरू किया। जब ये लोग कहीं पे यज्ञ कराते थे या कुछ भी इस तरीके का धार्मिक आयोजन कराते थे तो ये ईसाई मिशनरियां पहुंच जाती थी और उन लोगों को मार पीट दिया करती थी, मतलब बुरा व्यवहार करती थी। उनको ढोंगी और पाखंडी कहती थी। बात समझ गए? उनको क्या कहा जाता था? उनको, हाँ, उनको ढोंगी और पाखंडी कहा जाता था। इतनी बात समझे? तो एक तरीके से बड़ा खतरनाक माहौल हो गया। ठीक है,
मतलब अभी तक हमारे भारत देश में ब्राह्मणों को अंग्रेजों ने डिस्टर्ब नहीं किया था, लेकिन अब ब्राह्मणों को डिस्टर्ब करना शुरू करेंगे। तो अब हमारे भारत देश का जो सबसे पढ़ा लिखा वर्ग है ना, अब हमारे भारत देश का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग था, वो परेशान हो जाएगा। क्योंकि अभी तक उसको कोई दिक्कत नहीं थी, अभी तक किसी ने परेशान नहीं किया था। मुगलों के शासन काल में भी फिरोज शाह तुगलक ने ही जजिया कर लगाया था, उसके अलावा ज्यादा उनको कभी परेशान नहीं किया गया, चाहे जितने आक्रमण करने वाले भारत में। पहली बार भारत देश में ब्राह्मणों के ऊपर अंग्रेजों ने जब अत्याचार यानी पीटना शुरू किया, मारना शुरू किया, ढोंगी पाखंडी कहने शुरू किया, तब हमारे भारत देश का जो सबसे पढ़ा लिखा वर्ग था, क्योंकि अभी तक जो पढ़ने की जिम्मेदारी थी ब्राह्मण पे थी, इस पे थी। आप सभी लोग पढ़े होंगे ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त शब्द का उपयोग है, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मा, ठीक है, मुख से, ब्रह्मा के मुख से कौन निकला है? ब्राह्मण। कौन निकला है? और यहाँ बाजू से निकले हैं क्षत्रिय। कौन निकले हैं? जांघ से कौन निकले हैं? वैश्य। कौन निकला है? और तलवे से निकले हैं शूद्र ना। तलवे से क्या निकले हैं भैया? तलवे से निकले हैं शूद्र। और यहाँ पे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तलवे पे निकले हैं शूद्र, और कहा जाता है कि शूद्रों का जन्म इसलिए हुआ है ताकि वह तीनों का बोझ ढो सके ना। ब्राह्मणों की कोई कल्पना जब उठती है किताबों में, किसकी? आराम से बैठिए भैया, आराम से, रिलैक्स मोड में, है कि नहीं? एकदम आराम से। हमें पता है आपका एडमिशन नहीं है, नहीं है ना? एडमिशन हो गया है, तब ऐसे कहीं अजगर की तरह लेट रहे हैं। आराम से बैठिए, है कि नहीं? बताइए, आप एक विद्यार्थी, आप ऐसे लेटे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? थोड़ा सा आराम से, ज्यादा नहीं, बस आराम से सीधे बैठे रहिए और कुछ नहीं चाहिए। आराम से इंजीनियर की तरह बैठे रहिए बस, है कि नहीं? चलिए, तो यहाँ पे अब हमने बताया कि ब्राह्मणों ने लिखा कि ब्राह्मण का मुख से हुआ है। कहां से हुआ है? और क्षत्रिय ताकतवर थे ना, तो ब्राह्मण जब किताब लिख रहे थे तो क्षत्रिय को कहीं इधर उधर लिखते तो माहौल गड़बड़ा जाता? नहीं गड़बड़ा जाता। तो क्षत्रिय को लिखते थे तुम यहाँ बाहों से पैदा हुए ना, और जो है कि वैश्य को कहे कि तुम जंघे से पैदा हुए हो, और जो शूद्र था उसको कहे बेटा तुम तो तलवे से पैदा हुए हो। भगवान ने तुमको इसीलिए पैदा किया है ताकि तुम तीनों का बोझ उठा सको। और ये तीनों को कहा जाता था द्विज। बात समझ में आया? जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, इनको कहा जाता था द्विज। कहा जाता था इनका जन्म 2 बार होगा, और शूद्रों को कहा जाता था कि तुम्हारा जन्म 1 बार होगा। तुम पाप पुण्य की चिंता न करो, जितना भी काम उटपटांग टाइप का है तुम सब करो, मुर्दा जलाओ, मल मूत्र साफ करो, सफाई करो, जानवर मर जाते हैं उनको ले जाके फेंको, मतलब जितना छोटा मोटा कार्य है तुम लोग करो। ये किसका कहना था? ब्राह्मणों का। ये बताओ, भगवान तो किताब लिख के गए नहीं होंगे कि भगवान आए थे किताब लिखने? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यही पे लिखा गया ना सब। तो ये उनका लिखा हुआ था। तो अभी तक इनका वर्चस्व था। क्या था? वर्चस्व था। चलिए, अब इसके बाद हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे भैया, तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम विल्बरफोर्स के नेतृत्व में ईसाई मिशनरी आए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। और अगला पॉइंट इसी में है 1 लाख ना, 1 लाख रुपए क्या किया गया? 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा होता है ना, उस समय के हिसाब से 1 लाख रुपया मजाक तो था नहीं। 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख रुपया, ठीक है, इन लोगों ने 1 लाख रुपया शिक्षा के लिए खर्च किया। किसके लिए खर्च किया? अब आप तुरंत पूछोगे कि अंग्रेजों को भारतीयों को शिक्षित करने का क्या कारण था ना। अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित करना क्यों चाहते थे? निगाहें खोल के रखिए, एकदम आप तो एकदम यहीं पे झपकी मार रहे हैं, सोने का प्रयत्न कर रहे हैं। जागते रहिए ना, जीवन को बनाने के लिए जागना जरूरी है, ठीक है। तो अभी हम लोग ऑनलाइन भी हैं, समझ में आया? हाँ, समझ पा रहे हैं ना? अभी हम लोग थोड़ा सा ऑनलाइन भी हैं,
तो इस तथ्य को ध्यान रखिए, नहीं तो नींद को आएगी नहीं। ठीक है, नींद नहीं आएगी। चलिए अभी एक तरीके से हम लोग समझ रहे ना, ऑनलाइन भी हैं और ऑफलाइन भी हैं, तो आप लोग 2 दिन एक्टिवेट रहिए बहुत अच्छे तरीके से, खुद जागिए। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी रहेगी आप लोगों को जगाने की ना। 2 दिन आप लोग सिर्फ अपने से मेहनत कर लीजिए, उसके बाद जगाने की जिम्मेदारी मेरी। आ जाइए। हाँ, 1 लाख रुपया, कितना भैया? 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए दिया गया। आप कहोगे कि अंग्रेजों को क्या मतलब था? अंग्रेजों को भाई क्या मतलब था शिक्षा देने का? तो अंग्रेजों का मतलब ये था शिक्षा देने का कि उनको हिंदी समझ में आती नहीं थी। जो बड़े बड़े अधिकारी आते थे उनको हिंदी समझ में आती नहीं थी, और यहाँ अंग्रेजों का और भारतीयों का तालमेल अच्छा बैठ नहीं पाता था। उनके आर्डर को जो बड़ा अधिकारी आता था आर्डर देता था तो भारतीय समझ ही नहीं पाते थे ना। सोचिए कि आप कहीं के राजा हो और आपकी प्रजा आपकी बात न समझ पाए तो कैसा राजा? बोलो। जैसे मान लीजिए हमको ये बताया गया कि ये हमारे स्टूडेंट हैं, हम पढ़ाने आए ना, और हम आप लोगों को फारसी पढ़ाएं और आप लोगों को एक को अक्षर फारसी न समझ में आए तो फिर क्या मतलब रहेगा? बिल्कुल मतलब। इसी वजह से अंग्रेजों ने क्या किया? इसी वजह से अंग्रेजों ने यहाँ अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम प्रारंभ किया। बात समझ में आया? इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया? इसीलिए यहाँ पे किया गया क्या? यहाँ पे इसी वजह से शिक्षा दिया गया ताकि अंग्रेजी पढ़े हुए लोग रहेंगे तो अंग्रेजों की बात ज्यादा अच्छे से समझेंगे और उनको रेडीमेड नौकर तैयार मिलेंगे। जो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम है, अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम सिर्फ नौकर बनाने की व्यवस्था पे आधारित है। बात समझ में आया? पढ़िए, एग्जाम दीजिए, एग्जाम देने के बाद इतना नंबर आएगा, इतना नंबर के बाद आप किसी में अप्लाई करेंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी, आप खाएंगे जिएंगे। ठीक है, ये है अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति। इस शिक्षा पद्धति में कहीं आपको स्वरोजगार या बिजनेस के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में नहीं बताएगा। कभी आप लोगों को किसी बिजनेस के बारे में बताया गया है? बोलिए कि आप जो है कि आपने डिप्लोमा की डिग्री ले लिया, डिप्लोमा की डिग्री लेने के बाद आप ये एक व्यवसाय शुरू कर सकते हैं जिसमें आप खुद भी रोजगार पाएंगे, 10 लोगों को रोजगार देंगे। सिखाया गया कभी ये? नहीं। चलिए, तो अब इसके बाद हाँ हम आएंगे आगे, और यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा? बोलो भाई ना। हम फिर से इसका रिवीजन कर लेंगे एक बार, रिकॉल। तो अभी हम लोग कौन सा नियम देख रहे हैं? हाँ बोलो भैया। 1813 का नियम। पहला पॉइंट क्या है? कंपनी का एकाधिकार। दूसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है भैया? और चौथा क्या है? पांचवा क्या है? याद हो गया? पक्का ना? चलो वेरी गुड। अब इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे 1833 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 1833 का अधिनियम। आ जाइए, एकदम मस्ती के साथ पढ़ेंगे हम लोग, जीवन का आनंद लेते हुए। अधिनियम, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा अधिनियम? चलो बच्चों हम लोग देखेंगे 1833 का अधिनियम। सभी बच्चे एकदम एक्टिवेट हो जाएं पूरी तरीके से। कौन सा नियम देख रहे हैं? अब कंपनी ने अपना व्यापारिक चोला उतार फेंका और अब कंपनी असली शासक के तौर पे उभरी। समझे कि नहीं? अभी तक कंपनी आई थी व्यापार करने। क्या करने आई थी? कौन? कंपनी ना। अभी ये कंपनी आई थी क्या करने? वही। अब कौन सा नियम देख रहे हैं? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। ऐसे ये बैठने का कौन सा तरीका है आज तक हम नहीं समझ पाए ना। सपोर्टर है। जिंदगी में सपोर्ट लेके आगे नहीं बढ़ सकते, खुद के कदमों पे चलना पड़ेगा तभी आगे बढ़ सकते हो। बात समझ में आया? आप कहोगे खुद का तो हाथ लगाए ना। बात समझ में आया?
कहने कह सकते हो, डिप्लोमा वाले बहुत तेज तर्राक होते हैं, है कि नहीं। चलो तो हम लोग कौन सा नियम देख रहे हैं, पीछे वाले, अच्छा मतलब ट्यूनिंग सेट करना पड़ेगा, आगे वाले पीछे वाले, आगे वाले एक साथ बोलो, कौन सा नियम, चलो 1833 का अधिनियम। वही करा, अब कंपनी ने अपना व्यापारिक चोरा उतार फेंका और अब कंपनी असली शासक के तौर पे उभरी। अभी तक कंपनी क्या करने आई थी, लेकिन देखते देखते कलकत्ता, बंबई, मद्रास, काशी, बक्सर और अन्य जगहों पे युद्ध करते करते ये कंपनी दिन दूना रात चौगुना बढ़ते आज कंपनी इस जगह पे पहुंच चुकी है कि उसका वर्चस्व बहुत जबरदस्त तरीके से हो चुका है भारत देश के अंदर। किसके अंदर, भारत देश के अंदर। इतनी बात समझ में आया, भारत देश के अंदर। तो वही अब हम कौन सा अधिनियम देखेंगे, 1833। मतलब अब अंग्रेज भारत में गजब की कंडीशन में आ चुके हैं। अभी तक व्यापार करते थे, अब व्यापारिक चोला उतार थे, अब बनेंगे शासक। क्या बनेंगे, ऐसे ना भाई तो बोलो, ठीक है, नहीं बोलोगे तो हम का ब्रह्मा विष्णु महेशो नहीं बना पाएंगे कुछ। व्यापार बंद, व्यापार बंद और शासन चालू। बहुत सही यार, प्रारंभ ना, वही आपकी भाषा में चालू, मेरे भाषा में प्रारंभ। ठीक है, बातों को बस समझ में आना चाहिए, चाहे कहो चालू चाहे कहो प्रारंभ, है कि नहीं, बात समझ में आया। लेकिन चालू का मतलब एक चीज और होता है, मतलब तेज कर रहा ना। जैसे आप लोगों को क्या कहा जाएगा, चालू की प्रारंभ, चालू। बहुत सही यार, क्या बात है, ठीक है। चलिए, तो वही कह रहा है कि 1833 का अधिनियम, यानी अब कंपनी ने अपना व्यापारिक चोला उतार फेंका और अब कंपनी असली शासक के तौर पे उभरी। संपूर्ण भारत का केंद्रीयकरण किया गया। किसका केंद्रीयकरण किया गया, बोलो भैया, संपूर्ण भारत का केंद्रीकरण किया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक को, किसको, लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। इतनी बात सभी बच्चे समझ गए होंगे। कल मैंने लिखवाया था ना कि अब अभी ये कहाँ का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, नहीं गवर्नर जनरल। क्या था, गवर्नर, लेकिन अब ये क्या बन जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। इसको प्रमोशन दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, समझ गए। तो अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वह भारत का गवर्नर जनरल बनेगा और उसका नाम होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम था भैया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब इसके यहीं पे देखोगे दास प्रथा का अंत हुआ। किसका अंत हुआ, बोलो भैया, वेरी गुड। अब यहाँ पे कहता है दास प्रथा का अंत हुआ। अभी तक हमारे भारत देश में दासों की प्रथा चलती थी। आप कहोगे दास क्या होता है, जैसे अभी आप लोग यहाँ पे आए हो, हम कहे कि चलो चलना है पिकनिक पे, आप लोगों को बैठाएं 3-4 तो बढ़िया एकदम एसी वाली बस मंगाए और ले जाए किसी जंगल में बेच दें। ठीक है, ऑफलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को तो सुनाई दे रहा होगा, ऑनलाइन वाले सुन पा रहे हो भैया।